इंशाल्लाह आगे भी चलता जाएगा। भले ही मैं इसको संडे में होस्ट करूँ ना करूँ, ये आपका प्रोग्राम है, इसको आप हमेशा सीखने सिखाने के लिए आबाद रखें। आज इस सेशन जिस तरीके से एक नए टीचर ले रहे हैं, इससे पहले मैं लिया करता था, उसके बाद काफ़ी सारे टीचर्स आए और ये दस्तूर चलता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन। मेरा विजन यही है, हमारी कम्युनिटी का प्रोग्राम है, इस हमारे प्रोग्राम को आप लोगों की दुआओं के साथ चलता है और बड़े जो दीनदार लोग हैं उनकी फ़िक्रों के साथ चलता है। तो इसी फ़िक्र के साथ मैं सबसे पहले हमारे कोई हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुरान की तिलावत शुरू करें। जी, कोई हाफिज़ साहब हैंड रेस करें, यानी तो आसिफी भाई हैं तो आसिफी भाई शुरू कर दें। समीर भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके कोई हजरात को कुरान की तिलावत की दावत दें। जी 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 हाफिज, कोई हाफिज है हैंड रेज कर दे भाई। हाफिज इम्तियाज साहब। जी, क्योंकि आपने जी जी मुझे भी हाफिज इम्तियाज साहब स्टार्ट करिए, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين صدق الله العظيم। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब हाफिज इम्तियाज भाई, माशाल्लाह। देखिए, एक हाफिज साहब भी हैं और एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं, बहुत ही अच्छी क्लास के साथ इन्होंने कुरान की सीरत पढ़ी है, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि संडे लाइव एक सोच है और कैप्सूल एकेडमी एक विजन है। तो संडे लाइव की सोच हमारी ये होती है कि आप तमाम हजरात को ट्रेडिंग की दुनिया से जो जो इल्म हम लोग यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो आपकी ट्रेडिंग के आसानी के लिए हो। जैसे कि हम बचपन से, मैं जब स्कूल की क्लासेस में अटेंड करता था तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आया करते थे। जैसे आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या होता था, लॉजी होती थी। बायो मतलब एक साइंस, लाइफ के बारे में जो पढ़ने वाली चीज़ को बायोलॉजी कहते हैं। तो जैसे जैसे बड़ा होते गया, जैसे मैं अपने मेडिकल फील्ड में, तो फिजियोलॉजी आ गया। फिजियोलॉजी क्या है, वही लॉजी था, सामने फिजियो लग गया। तो इसका मतलब क्या था कि एक नॉर्मल, यानी फिजियोलॉजी का मतलब, लॉजी याद रख लीजिए, 4 लेटर्स इसके होते हैं, टू स्टडी ऑफ, यानी जो भी लेटर्स आखिरी में LOGY लगते हैं वो एक बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, एक बहुत बड़ी साइंस होती है जिसको हम पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी एक नॉर्मल, जो हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी को, फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, तो सोशियोलॉजी वही सोशल बिहेवियर के बारे में है। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी है। और जितने भी हमारे जो इतने एक्सपर्ट्स हमने सुने होंगे कि कहते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 70 to 80% पार्ट हमारा जो है प्ले करता है हमारे कमाने में। अगर हम उस साइकोलॉजी को सही मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, यकीन माने कोई भी इसमें, इवन अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो हमारी इबादतों में भी साइकोलॉजी लगती है, हमारे कारोबार में भी इबादत साइकोलॉजी लगती है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी वास्ट टॉपिक है। तो इसको अपने अंदाज से समझाने के लिए इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यानी हमारे ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो स्पीकर हैं जनाब, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त अपने साबिर भाई। साबिर भाई वैसे तो माशाल्लाह अहमदाबाद गुजरात के हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं और साबिर भाई शायद एक ही टाइम पे हम लोगों ने ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की थी। और एक माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर हैं साबिर भाई। हम लोग जो है स्टूडेंट बनकर सीखते थे, सिखाते थे। तो आज साबिर भाई का मुकाम इतना ऊंचा है माशाल्लाह कि एक बहुत अच्छे अंदाजे से काफ़ी सारे ग्रुप्स में लोगों की ये मतलब वो गाइड करते हैं, टीचिंग देते हैं। और हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि माशाल्लाह वो एकेडमी में जुड़े हैं और आज उनकी लॉन्चिंग एज ए टीचर हो रही है। तो तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि उनके जो सेशन को गौर से सुने, पॉइंट्स बनाएं, सेशन के एंड में ज़रूर उनसे सवाल पूछें।
सेशन के बाद भी सवाल पूछते रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज ही सबको सवाल का जवाब मिल जाए। जिनको मौका मिला वो उसको जवाब देंगे, और जिनको मौका ना मिले टैग करें, क्वेश्चन को पूछें। तो मैं बड़ी खुशी के साथ साबिर भाई आपको वेलकम करता हूँ टू अवर टीचिंग जोन। जी साबिर भाई। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम। जी 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 मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है। अच्छा जी जी डॉक्टर जी। साहब, जरा मुझे लग रहा है कि साबिर भाई कुछ इको है, अगर आप उस इको को हेलो ठीक कर ले हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा तो डिवाइस को थोड़ा जैक। वायु से कनेक्ट करने का आपके पास ईयर फोन या वैसे कुछ रहा था, या मुझे ईयरबड्स ही है, से लग रही मेरे है, पास समीर भाई या ईयरबड्स इम्तियाज है। को बता दें। नहीं नहीं, सेम वैसा ही है, हम लोग बात किए थे ना साबिर भाई, सेम वैसी ही है, थोड़ा जैक हाँ को हाँ ईयरबड्स। ठीक कर लें। ईयरबड्स लगाया है मैंने, ये पता नहीं हाँ क्यों अभी हाँ, ऐसा हो रहा ओके शाम में भी जी जी, ऐसे ही आप हुई थी। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, जरा लैग बिस्मिल्लाह शुरू होगा, कीजिए। आगे ठीक हो जाए। जी है। अच्छा जी, वेलकम अगेन साबिर भाई, स्टार्ट बिस्मिल्लाह। जी, मैं पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको दुआ करने के लिए डीएम करना भूल गया। इंशाल्लाह मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी नौइयत जो है वो आप जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं जो है वो अहमदाबाद गुजरात से हूँ। नहीं, मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वो कुछ और समझे। मैं बेसिकली भरूच से हूँ, गुजरात भरूच से, राइट। और टेक्निकल जो मैंने सीखा है जी माजरत इन चाहता हूँ मैं, गुजरात हाँ मतलब मैं अहमदाबाद से नहीं नहीं, तो समझ रहा था, माजरत टेक्निकल, साबिर भाई। जी जी हाँ जी कोई बात नहीं। तो टेक्निकल जो मैंने सीखा है वो लास्ट ईयर से ही सीखा है। बेसिकली उससे पहले ना मुझे कैंडलस्टिक आती थी, लास्ट ईयर रमजान के बाद, समझिए ना कि मई जून से। और यही डॉक्टर साहब का सेशन मैंने देखा था। हमारे महबूब भाई जुड़े हुए हैं, महबूब भाई से मैंने कुछ चीजें सीखी थी। ऐसे बहुत सारे लोग, फैसल भाई, खास तौर पे मैं सुफियान भाई के पास से एमएससीडी सीखा था और मैं उस पे शुरू से काम करता था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा जी हूँ। जी 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 जी, मेरी स्क्रीन आ रही है? कोई कंफर्म कर दे प्लीज। जी, आ रही है। अच्छा, ओके। तो दोस्तों देखिए, आज का, जैसा डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बता दी, आज का सेशन कैसा रहने वाला है मैं भी बता दूं। आज का जो हमारा ये जो सेशन है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग और कुछ बातें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे करेंगे। इस पे रहेगी कि हमको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितनी पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा हम साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बहुत आसान सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रेडिंग में ये जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मोर देन 50%, इवन 60-70% हमारे ट्रेडिंग को इफेक्ट करती है ना। इसको सीखना, समझना, अपने अंदर में उतारना, प्रैक्टिस करके और अपनी साइकोलॉजी को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, हम देखते हैं ना कि मार्केट में ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट। हमारे कैप्सूल ग्रुप में ही कैप्सूल 1.0 है, कैप्सूल 2.0 है, अभी गोल्डन सीड लॉन्च हुआ है ना। तो ऐसी बहुत सारी वेरियस स्ट्रेटेजीज है। कन्वेंशनल प्राइस एक्शन है, डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन है, मैं जिस पे काम करता हूँ। जो पॉइंट एंड फिगर्स है उस पर भी मैं काम करता हूँ। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजीज पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, सिखाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। आपको एंट्री एग्जिट सारी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन ज्यादा जो फोकस है ना हमारा, वो हम रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पे बात कम होती है। अगर होती भी है तो उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है ना। तो मैंने यही बात सोची कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, जो अल्लाह ने सिखाया है, मैं कुछ लोगों से सीखा हूँ, वो इंशाल्लाह लोगों को सिखा दूंगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बात की, हाँ, ये जो बेसिकली हम रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग की जो बात करेंगे ना, वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेशन अलग हो सकता है, वो अलग कैलकुलेशन है, वो इंशाल्लाह फिर कभी। अभी हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं।
क्योंकि हमारी आपकी कैप्सूल एकेडमी में या किसी भी और जगह पे ज्यादातर ट्रेडर जो होते हैं ना वो स्विंग ट्रेडर ही ज्यादा होते हैं। और आई नो ज्यादा लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा क्या पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए, वो करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना, क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व रहते हैं। पहले हमने एक स्ट्रेटेजी सीखी, फिर किसी दूसरे का देख लिया तो हम कि भाई वो अच्छा पैसा बना रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगते हैं, इसकी करने लगते हैं, है ना। देखिए, जितनी भी स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी लॉस मेकिंग है ही नहीं मार्केट में, सभी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट मेकिंग है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको सही से सीख के, समझ के, प्रैक्टिस करके, उसको एक्सपीरियंस गेन करके, कॉन्फिडेंस गेन करके करो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग आपका सही रखो, आपकी साइकोलॉजी को बना लो, सारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी, अभी तीसरी स्ट्रेटेजी में स्विफ्ट होते रहते हैं। तो हमको जो है ना ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि अभी आप कोई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसका अनफेवरेबल पीरियड हो, है ना, कि वो स्ट्रेटेजी के लिए अभी वो पीरियड फेवरेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस स्ट्रेटेजी में बोले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने कोई दूसरी स्ट्रेटेजी पे स्विफ्ट आपने कर लिया, फिर उसका भी हो सकता है अनफेवरेबल पीरियड हो, तो वहां से भी आप शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसा करते करते क्या होगा, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के अनफेवरेबल पीरियड को आप ट्रेड कर लोगे और फिर आप बस घूमते ही रहोगे, फिर आपको लगेगा यार मार्केट से पैसा बनता ही नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे अच्छे से वर्कआउट करना है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह मुझे ये चीज बड़ी पसंद है कि इस ग्रुप में, कैप्सूल एकेडमी में, एक एक स्ट्रेटेजी पे फोकस किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सेशंस रहते हैं, सिखाया जाता है। इसलिए जो है ना, मैं अभी कोई स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करूंगा, मैं जो है ये हमारा जो टॉपिक है उसी पे बात करूंगा, है ना। चलिए, तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि आपको बहुत लोग कहते मिल जाएंगे कि मैंने ये ट्रेड लिया था, ये भाग गया 15%, 20%, 50%, इवन 100%, लेकिन उसमें मैंने क्वांटिटी बहुत कम बाय की थी, काश में ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेता, है ना। कोई ट्रेड जो है हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो उसमें मैंने आप वो कहेंगे कि हमने ज्यादा क्वांटिटी बाय कर ली थी, है ना, वो नीचे आता गया, हमने उसमें पोजीशन बढ़ाते गए और फिर वो हमारा लॉस बड़ा हो गया स्टॉप लॉस के टाइम, है ना। तो ये हम बहुत बड़ी मेजर गलती करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो हमको कोई ट्रेड लेना है तो हमने ऐसे ही किसी ट्रेड में 10-15 हजार 20 हजार लगा दिए, बस कोई कैलकुलेशन है नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बस यही करते हैं, है ना। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि कोई स्टॉक अगर कॉस्टली है तो उसमें हम थोड़ा कम क्वांटिटी लेंगे, और स्टॉक अगर चीप है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। जैसे कि कोई स्टॉक अगर 2000 रुपए का है, 1000 रुपए का है, मान लो 2000 का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी बाय कर लो। कोई स्टॉक अगर 20 रुपए का है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 20 क्वांटिटी बाय कर लो। कोई स्टॉक अगर 500 रुपीज का है तो 40 क्वांटिटी बाय कर लो। ऐसे ही कोई अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 200 क्वांटिटी बाय कर लो। तो इस तरीके से हमने हमारी एक प्री डिफाइंड रेंज बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो पोजीशन साइजिंग करते हैं, उसमें क्वांटिटी बाय करते हैं, है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है, ये तरीका बहुत गलत है। वो क्यों, हम एक चार्ट पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वैभव ग्लोबल का चार्ट है, इसमें मेरी एंट्री थी, मैं अभी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए आपको समझाऊंगा। यहाँ पे 400 रुपीज पे मेरी एंट्री थी, मैं यहाँ पे 400 रुपीज को सेट कर देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे हम, है ना, अभी 2 केस देखेंगे इस एक ही चार्ट में समझने के लिए। ये पहला केस है, एंट्री दोनों में सेम रहेगी। यहाँ पे मेरी एंट्री थी 400 रुपीज और स्टॉप लॉस था 390 रुपीज। मैं 390 रुपीज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा गाइस, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ SL को। ये मेरा स्टॉप लॉस था, राइट। मैं डिमांड सप्लाई पे काम करता हूँ, आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देख लेना। ये था, ठीक है, ये मेरी एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस था, ये केस A है। अब मान लो कि दूसरे केस में एंट्री तो मेरी 400 रुपीज की है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है ना वो किसी वजह से थोड़ा सा नीचे है 380 रुपीज पे।
है ना। स्टॉप लॉस पहले केस में 390 का स्टॉप लॉस है, दूसरे केस में मेरा स्टॉप लॉस है 380 रुपीज। एंट्री दोनों में सेम है। पहले केस में ध्यान से सुनिए, पहले केस में जो एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है, एंट्री है 400 रुपीज, स्टॉप लॉस है 390 रुपीज, एंट्री और एसएल का डिफरेंस है 10 रुपीज। दूसरा केस है उसमें एंट्री है 400 रुपीज, स्टॉप लॉस है 380 रुपीज, एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है 20 रुपीज। ओके, अब टारगेट में यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए आपको समझाने के लिए रख देता हूँ। 410 410 रुपीज का ये हमारा टारगेट रहेगा। हालांकि इसमें मेरा टारगेट जो ऊपर लाइन है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। ओके, 410 रुपीज मैं ये समझाने के लिए आपको रख रहा हूं। आपको ऐसे नहीं करना है। मिनिमम हम लोग 1:2 का टारगेट रखते हैं। जैसे कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम 1:2 यानी डबल टारगेट तो हम लोग रख कर ही चलते हैं। आप भी अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, दोनों केस में टारगेट सेम ही है। पहले केस में जहां स्टॉप लॉस 10 रुपए का है वहां भी टारगेट 10 रुपए का है। दूसरे केस में स्टॉप लॉस 20 रुपए का है, वहां पे भी टारगेट जो है वो 10 रुपए का ही है। अब क्या हुआ, मैंने रैंडमली क्वांटिटी, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी। देखिए, ये यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे एंट्री मिली थी। काफी लोग जो मुझे जानते हैं, अगर इस सेशन में जुड़े हुए होंगे, उनको पता है। काफी लोगों ने मेरे साथ इसमें एंट्री भी ली थी। अब यहां पे क्या होता है, जो केस ए है जिसमें स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, वो हमारी चल गई, टारगेट हिट हो गई, ठीक है ना। अब मैंने दोनों केस में रैंडमली क्वांटिटी बाय कर ली थी। मान लो मैंने इसमें 100 क्वांटिटी बाय कर ली वैभव ग्लोबल में, तो मैंने 100 क्वांटिटी बाय की, यानी मैंने 40,000 लगा दिए, है ना। अब पहली जो मेरी ट्रेड है वो मेरी टारगेट हिट हो गई, यानी मुझे एक स्टॉक पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 स्टॉक पे मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब जो दूसरी ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंट 20 रुपीज है, वो हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई, है ना। तो उसमें भी मैंने क्वांटिटी तो सेम बाय की थी, 100 क्वांटिटी। तो एक स्टॉक पे मुझे 20 रुपए का लॉस हुआ, तो मुझे 100 स्टॉक पे हुआ 2000 रुपए का लॉस, राइट। अब यहां पे देखिए कि मेरी एक्यूरेसी 50-50% है। एक ट्रेड मेरी चली और दूसरी ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई, उसके बावजूद भी जो है हम क्या है, लॉस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। 50-50 एक्यूरेसी आने के बावजूद भी हम लॉस में है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे बात आती है पोजीशन साइजिंग की। हमने पोजीशन साइजिंग सही से नहीं किया था, है ना, उस वजह से ये दिक्कत आई। तो अब हम देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना है, पहले वो देखेंगे। फिर रिस्क के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन साइजिंग को कैसे कैलकुलेट करना है और एक स्टॉक में किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। चलिए अब वो देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत आसान है, सब लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, मैं कैलकुलेशन को एक बार के लिए इजी रखने के लिए जो हमारा कैपिटल है मैं बोल्ड कर लेता हूं ताकि क्लियर दिखे। ये क्यों ये हो रहा है, खैर चलो, जो भी हमारा कैपिटल जो है, जो टोटल कैपिटल, वो मैं यहां पे ले रहा हूं 1 लाख रुपीस। ये कितना भी हो सकता है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल है 1 लाख रुपीस। ये आपका कितना भी हो सकता है, 5 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, या इवन 40-50 हजार, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल हो गया 1 लाख। अब हम पहले तो ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, यानी एक ट्रेड अगर हमारी स्टॉप लॉस हिट होती है तो हमें कितना लॉस होना चाहिए, ये हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा।
रिस्क पर ट्रेड, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये डिसाइड करना, वरना क्या होगा, एक ट्रेड में आपका कुछ लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में कुछ लॉस हुआ, जैसा हमने अभी एक एग्जांपल से चार्ट पे समझा। रिस्क पर ट्रेड, ध्यान से सुनिए गाइस, ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये रूल के अकॉर्डिंग है, ये बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर से मैंने इस चीज को सीखा है, समझा है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर है, ओके, तो आपको रिस्क पर ट्रेड लेना है 1%। 1 लाख हमारा कैपिटल है, बिगिनर अगर है तो 1% रिस्क पर ट्रेड लेना है आपके कैपिटल का, 1% रिस्क ऑफ योर कैपिटल। तो 1 लाख अगर हमारा कैपिटल है तो 1% कितना हुआ, 1000 रुपीज। ओके, बिगिनर के इतना रिस्क लेना है आपको एक ट्रेड में, एक 1000 का। देखिए एक बात मैं आपको बीच में बता दूं, किसी को भी आज से जो है ना पेपर ट्रेड करना ही नहीं है, ना ही एक एक क्वांटिटी बाय करना है, ना ही कोई मिनिमम अमाउंट डालना है। देखिए उससे है ना कोई आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती ही नहीं। आप पेपर ट्रेड करोगे, आप एक एक स्टॉक बाय करोगे, उससे कोई आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। आपका जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा ना, वो हार्ट बीट जो तेज होते हैं, जो टेंशन आता है, हार्ट बीट तेज होता है, जो दुआएं हम भूल गए हैं, वो दुआएं भी हमको याद आ जाती है, और वो गुनाह भी याद आ जाते हैं, इस्तगफार पढ़ने लगते हैं, या अल्लाह हमने ये पैसा लगाया है, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए, है ना, ये दुआएं। तो वो साइकोलॉजी है ना, जब आपका पैसा लगेगा उस वक्त ही बनेगी, वरना वो पेपर ट्रेड और उससे कोई साइकोलॉजी नहीं बनती है। आप इस तरीके से, आपको अगर बिगिनर है तो 1% आपको कैपिटल का रिस्क लेना है, ठीक है। अब अगर आप इंटरमीडिएट है, यानी आप एक थोड़े से लेवल पर आगे बढ़ गए हो, आपको थोड़ा आपके ट्रेड चल रहे हैं, आपको मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचे हो, तो आप रिस्क पर ट्रेड बढ़ा सकते हो। आपको करना है 1%। आपको मार्केट में आए हुए 4-6 महीने हो गए हैं, तो आप रिस्क पर ट्रेड बढ़ा सकते हो, 1% कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये 1% कितना होगा, 1.5% कितना होगा, 1500 रुपीज। इंटरमीडिएट के लिए रिस्क पर ट्रेड 1.5% ऑफ योर कैपिटल, ये हुआ 1500 रुपीज। ओके, अब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो, आपको मार्केट में आए हुए 8-10 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, आपने मार्केट की जो चढ़ती पड़ती है सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, आपकी थोड़ी साइकोलॉजी भी डेवलप हो गई है, आपके 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड जो है वो सक्सेस रेशियो आपका है, चल रहे हैं, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर आप एडवांस लेवल पर पहुंचते हो, है ना। अब जब आप एडवांस लेवल पर पहुंचे तो आप रिस्क पर ट्रेड जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये करना है आपको 2%, 2% ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया 2000 रुपीज। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कैपिटल 10 लाख है तो बिगिनर के लिए होगा 10,000, 5 लाख है तो बिगिनर के लिए होगा 5,000। इसके अकॉर्डिंग आप जो है, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दे सकते हैं, बहुत इजी। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, तो आप रिस्क पर ट्रेड घटा सकते हैं, आप 0.5% आपका रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.5%, ये होगा 500 रुपीज। ये भी आप कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप इसी से स्टार्ट कीजिए 0.5% से, अगर बिल्कुल ही बिगिनर है ना। ये बातें हम आगे करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा दोस्तों, कि ये आपने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई, पहले ही आपने रिस्क डिसाइड कर लिया किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, कि आपकी जो भी ट्रेड ऐसे लीड होगी ना, तो उसमें इससे ज्यादा आपको लॉस होगा ही नहीं। ओके, ये तो डिसाइड हो गया, ये बहुत जरूरी है। अभी जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आके हम बातें करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन ऐसा क्या कैलकुलेशन करें, ऐसा क्या फॉर्मूला लगाए कि हमारा जो रिस्क है वो इतना ही रहे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को लिख लेना है, या फिर कभी कोई पोस्टर वगैरह आपको ग्रुप में डाल देंगे इंशाल्लाह। देखिए ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको।
क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी यानी पोजीशन साइजिंग, रिस्क पर ट्रेड अपॉन एंट्री माइनस SL। ठीक है, आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अगर आप बिगिनर हो तो रिस्क पर ट्रेड आपका रहेगा 1000, और आपका जो एंट्री प्राइस है जब आप एंट्री ले रहे हो, और जो स्टॉप लॉस है वो पहले से डिसाइड रखना है, जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिखाया गया है, उसको माइनस अपॉन कर लेना है। ठीक है, अभी हम जो अभी चार्ट का एग्जांपल जो देखा ना उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अब देखिए, मैं इसको नीचे दे देता हूं ताकि समझ में आए। अब मैं जो है बिगिनर हूं तो मेरा रिस्क पर ट्रेड रहेगा 1000 अपॉन, वैभव ग्लोबल के चार्ट में मेरी एंट्री थी 400 रुपीज और स्टॉप लॉस था 380 रुपीज। ओके, एंट्री स्टॉप लॉस 390 रुपीज था, एंट्री 400 रुपीज माइनस 390। ओके, $1000 अपॉन 10। ठीक है, इज इक्वल टू 100। तो इसका जो कैलकुलेशन आया 100। तो अब यहां पर वैभव ग्लोबल के अंदर अगर मैं बिगिनर हूं और मेरा कैपिटल 1 लाख रुपीज है और मैं 1% रिस्क पर ट्रेड ले रहा हूं, तो रूल के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए अलाउ हूं। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आपका कितना हो सकता है, एडवांस लेवल पे आप कितना हो सकता है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट का पावर। देखो फिर से यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोग बात करते हैं ना कि हमारा कैपिटल बहुत कम है, 50,000 है, 1 लाख है या 2 लाख है, तो हम ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। जो बड़े कैपिटल वाले लोग हैं वही लोग पैसा बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर आप सही तरीके से काम करोगे, अगर रिस्क को डिफाइन करके काम करोगे ना, तो इंशाल्लाह पैसा बनेगा। कैसे, वो देखिए, हम देखते हैं। हम कैपिटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमने पहले ही डिसाइड किया था। कैपिटल हमने डिसाइड किया था 1 लाख रुपीस। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड मैं देता हूं 1%। टारगेट हम रखते हैं अभी के लिए 1:2। 1:2 यानी मैंने 1000 का जो रिस्क लिया था उसके सामने मैं प्रॉफिट ले रहा हूं 2000 रुपया, है ना। ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मिनिमम हम इतना तो रखते ही है, आप लोग भी आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ, इससे तो इंशाल्लाह ज्यादा ही मिलेगा। 1:2 आप मैंने बहुत मिनिमम रखा है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, हम कैलकुलेट करते हैं 10 ट्रेड इन अ मंथ, कि हमने एक मंथ में 10 ट्रेड ली है। ओके, जब बुल मार्केट होता है ना तो आपके टारगेट भी जल्दी हिट होते हैं, आपको एंट्रीज भी ज्यादा मिलती है। तो 10 ट्रेड इन अ मंथ, इंशाल्लाह इससे आपको ज्यादा भी मिलेगी, इतनी भी मिल सकती है, कभी कभी इससे कम भी मिल सकती है। ये मैं कैलकुलेशन को समझाने के लिए कि कैसे ये चीजें काम करती है वो यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखिए, अब क्या हुआ, मैंने 10 ट्रेड ली एक मंथ में। अब 5 ट्रेड जो है मेरी 10 में से वो टारगेट हिट हुई, और 5 ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुई, है ना। तो जहां पे टारगेट हिट हुई है 5 ट्रेड, तो एक ट्रेड में मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस में यहाँ पे 1% के अकॉर्डिंग 1000 ले रहा हूं, तो टारगेट में 2000 रुपए का प्रॉफिट रख रहा हूं। ठीक है, तो पांच ट्रेड मेरी टारगेट हिट हुई है, एक ट्रेड में मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज। ओके, और 5 ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट हुई है, तो स्टॉप लॉस हमारा है 1% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज हमारा कैपिटल, और 1% रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस है।
5 ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई है, तो हमारा 5,000 रुपए का एक मंथ में लॉस हुआ है। तो देखिए नेट पीएनएल हमारा कितना हुआ, नेट पीएनएल हमारा हुआ 5,000 रुपीज। ओके, देखिए अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग सही से किया है तो हमने बिल्कुल कम रिस्क लिया है, कम रिवॉर्ड रखा है 1:2, और उसके बावजूद भी 50 और एक्यूरेसी भी हमारी 50-50% है। 5 टारगेट 5 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में है। ओके, अब क्या हुआ कि मेरी 7 ट्रेड जो है वो टारगेट हिट हो गई आउट ऑफ 10, और 3 ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट होती है। ठीक है, तो एक ट्रेड में टारगेट हमारा 2,000 है, तो 7 ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और 3 ट्रेड जो हमारी स्टॉप लॉस हिट हुई, 1,000 रुपए का हमारा एक ट्रेड में रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग 3,000 रुपीज हमें स्टॉप लॉस हमारा लॉस हुआ। तो हमारा जो नेट पीएनएल यहां पे आया वो आया 11,000 रुपीज। ठीक है, देखिए इतना कम रिस्क लिया हमने, कम रिवॉर्ड रखा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग हमारा सही है, तो हम प्रॉफिट में है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब हम थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए बात करते हैं कि आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए, तो आपने रिस्क पर ट्रेड रख दिया 2%। ठीक है, 2% के अकॉर्डिंग हमारा एक ट्रेड में 2,000 रुपए का लॉस हमने डिसाइड कर लिया एज पर हमारा 1 लाख रुपीज कैपिटल। ठीक है, टारगेट में यहां पे भी अभी 1:2 ही रखता हूं। देखिए जैसा मैंने कहा ना, टारगेट आपको 1:3, 1:4, 1:, इवन 10, 15 भी मिलेगा इंशाल्लाह। यहां पे भी हम लेते हैं 10 ट्रेड इन अ मंथ। ओके, अब देखिए यहां पे भी क्या हुआ कि 5 टारगेट हमारी हिट हो गई और 5 हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई। तो जो टारगेट हिट हुई है, एक ट्रेड में हम 2,000 का रिस्क ले रहे हैं, तो प्रॉफिट हम रख रहे हैं 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज का। 5 हमारी टारगेट हिट हुई है, तो हमको हुआ है 20,000 का प्रॉफिट, और 5 हमारी स्टॉप लॉस हिट हुई है, तो हमें हुआ है 10,000 का लॉस। अब यहां पे भी जो हमारा नेट पीएनएल है वो है 10,000 रुपीज। ओके, अब फिर से मैं करता हूं, हमारी 7 ट्रेड टारगेट हिट हो गई और 3 ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुई। जो टारगेट हिट हुई है उसमें हमने 4,000 का प्रॉफिट लिया है, तो उसके अंदर अकॉर्डिंग हमारा हुआ 28,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ, और हमें लॉस हुआ 1 ट्रेड में 2,000 रुपीज के अकॉर्डिंग 6,000। तो हमारा नेट पीएनएल कितना आया, $22,000, है ना। तो ये देखिए, ये होता है दोस्तों जब आप सही से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन साइजिंग करते हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट आप माशाल्लाह आप जनरेट कर सकते हैं और ये कर पाओगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब आप रूल के साथ काम करते हो, आप सही साइकोलॉजी के साथ काम करते हो। ध्यान दीजिएगा, कुछ रूल है मार्केट में, उसको अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मार्केट में देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अभी जो है ना मार्केट में हम पहले जो बात करेंगे, सॉरी, पहले हम बात करेंगे थोड़ा एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में है ना,
बहुत सारे नॉलेजेबल लोग होते हैं, है ना। नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास होता है, नॉलेज होना अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि आप ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऐसे ऐसे पॉइंट रखते हैं, ऐसी ऐसी चीजों पे बात करते हैं कि आपको कभी लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो नॉलेज इज अ वेरी गुड थिंग। एनालिसिस में आपको नॉलेज से बहुत हेल्प होता है, लेकिन ट्रेडिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करने से आपको एक एज मिल सकता है। मतलब होता कैसा है कि बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं ना, वो अल्टीमेटली ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत कम होते हैं। इसका रीजन ये है कि एग्जीक्यूशन जो है ना, वो एक अलग ही चैलेंज है। मतलब एक ही चार्ट में बहुत सारा एनालिसिस करके आप उसी चार्ट को बुलिश भी प्रूव कर सकते हो, बेरिश भी प्रूव कर सकते हो, अपना कोई भी लॉजिक लगाकर या कहीं भी कोई भी टूल वगैरह लगाकर, है ना। आपने लगा दिया तो आप उसको बेरिश भी प्रूव कर सकते हो। देखिए एक बात है यहाँ पे, लोग कहते हैं ना कि चार्ट स्पीक्स, है ना। मैं पूछता हूं कि डू चार्ट स्पीक? मेरे हिसाब से चार्ट डोंट स्पीक्स, है ना। क्योंकि ये मुझे लगता है, क्योंकि चार्ट में जो आप रीड करोगे ना, वो आपको लगेगा, आई मीन कहीं पे ये भी होगा कि आपको जो है ना चार्ट पे बिल्कुल बुलिश ब्रेकआउट है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, आप उसमें ना कुछ लगाओगे, कुछ फिबोनाची या लेफ्ट में कोई रेजिस्टेंस देख लोगे, सप्लाई जोन देख लोगे, तो आपको वो बेरिश दिखेगा। किसी को उसमें ब्रेकआउट दिखेगा, तो वो तो देखने वाले पे है कि उसको क्या दिखेगा, है ना। चार्ट इसलिए चार्ट नहीं बोलता है, आपका माइंड, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज लेवल बोलता है, आपका कन्विक्शन बोलता है। तो उन चीजों पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जब बात एग्जीक्यूशन की आती है ना, तो कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, जिससे आपका ट्रेडिंग बेहतर हो, एग्जीक्यूशन बेहतर हो। सक्सेस जो है ना, आपको एग्जीक्यूशन से आएगा। तो हम एग्जीक्यूशन को कैसे बेटर करेंगे? देखिए एग्जीक्यूशन, देखिए नॉलेज है ना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने से आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको आपका एग्जीक्यूशन सही करना, ये जरूरी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। प्रैक्टिस अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? आपका फोकस चाहिए। हम बात करेंगे आगे फोकस पे भी। आपको फोकस अच्छा चाहिए। फोकस अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? विलिंगनेस अच्छा चाहिए। और अगर आपके पास ये विलिंगनेस है ना, तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो सकते हो। विलिंगनेस है तो आप प्रैक्टिस भी आप सही कर सकते हो, है ना। देखिए आपने सुना होगा कि 95% हिट रेशियो, सक्सेस रेशियो, 90% हिट रेशियो, ये टाइप की चीजें है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होती है। बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए या पेड कोर्स को बेचने के लिए ये सारी चीजें बोलते हैं। आपको पता है ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ एनालिसिस में ही पॉसिबल है। ये ट्रेडिंग में आपको, रियल टाइम ट्रेडिंग में ऐसा होना कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत मुश्किल है। कोई एक आध मंथ ऐसा आ जाएगा कि आपका बहुत अच्छा आपको सक्सेस रेशियो मिल गया 80-90%, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंट बेसिस पर ऐसा होना, ये दोस्तों ये बहुत मुश्किल है ना। इसलिए जो है ना, अपने एक्सपेक्टेशन को जो है राइट कर लो। हाँ, ऐसा आपको, जब आपको अगर मान लो आपको 80-90% जो सक्सेस रेशियो मिलेगा भी ना, उसमें क्या होगा कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम करना पड़ेगा। यानी 1:1 से भी हो सकता है आपको कम करना पड़े। आपको प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ, लो और निकल जाओ, उसमें एफर्ट बहुत लगेंगे, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आएगा। देखिए बहुत ज्यादा सक्सेस रेशियो की बात हम करते हैं ना, तो मार्क मेनीविन बहुत बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जितने भी सभी ट्रेडर है, उनका मार्क मेनीविन ने एक आइडियल माना जाता है ना। आप उनका भी अगर पोर्टफोलियो उठा के देखोगे ना, उनका सक्सेस रेशियो है, हिट रेशियो है उनका 50%, आई थिंक 50, अराउंड अबाउट 50 to 55%। लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है ना। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर को आप देखोगे कि उनका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो इवन 50% से भी कम है, 50%, 40%। लेकिन वो पैसा बहुत अच्छा बना रहे हैं, वो सक्सेसफुल ट्रेडर है, क्योंकि वो जो रिस्क लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं और रिवॉर्ड उनका बहुत बड़ा होता है ना। इसलिए
अपने एक्सपेक्टेशन को, मार्केट से जो आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो ना, आपको उसको सही कर लेना है। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग में ना बहुत सारे प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो ये एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। हमको जैसे एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, इतने टाइम में इतना रिटर्न जनरेट करना है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टेशन हम सेट करते हैं हमारे दिमाग में। फिर जैसे कि हमने एक महीने में कभी ज्यादा 15-20% रिटर्न कमा लिया या किसी का सुन लिया, तो फिर माइंड में वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि एक महीने में 20%, तो एक 12 महीने में कितना, ये एक्सपेक्टेशन हमको होने लगती है ना। तो फिर उसके बाद जो आउटकम आता है और उससे जो डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, तो उससे आपको तकलीफ होती है कि फिर आउटकम तो इतना हुआ नहीं जितना आपने सोचा था, आपको कंसिस्टेंट सक्सेस मिला नहीं, उतना रिटर्न मिला नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि ये चीजें जो है ना हमको तकलीफ करती है। तो हमको क्या करना है, प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, एक्सपेक्टेशन पे नहीं। अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, आप अच्छा पैसा बनाओगे आप। वरना फिर ये जो एक्सपेक्टेशन आप लगा के रखोगे ना, देखिए एक बात समझ लो, दिमाग में डाल लो कि हम जो है ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कल क्या होगा वो हम पहले से नहीं जान सकते, मार्केट क्या करेगा वो हम सिर्फ एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट क्या करेगा किसी को नहीं पता, कोई मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, वो अपने तरीके से एनालिसिस करके, अच्छे एनालिस्ट होते हैं, वो अपने तरीके से बताते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा करेगा, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मार्केट क्या करेगा ना, वो आप कल क्या करने वाला है वो कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं, प्रिपरेशन जरूरी है सक्सेस के लिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे कुछ सक्सेस रेशियो की। हाँ, मैं इसमें थोड़ा बता दूं, कुछ ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं जो 70%, 80%, 75% कंसिस्टेंटली सक्सेस हासिल करते हैं, ये सक्सेस रेशियो हासिल करते हैं। लेकिन वो भी क्या होता है कि वो भी, उनका भी रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत कम रखते हैं। इसलिए हमें क्या है कि कंसिस्टेंट सक्सेस ज्यादा जरूरी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं जनरल बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि हमको पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हमारा जो हीट रेशियो, और हीट रेशियो मान लो थोड़ा सा कम हो और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो पैसा अच्छा बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लॉस को जल्दी बुक करना पड़ेगा, टाइमली, और प्रॉफिट को राइट करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी कर दो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ही होगा। ये एक्सेप्ट करना है, ये पता होना जरूर सफिशियंट नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को 10 बार बोलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, नॉलेजेबल लोगों से है ना ये दुनिया भरी पड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी इतने साल ट्रेडिंग कर रहे हैं, करते रहते हैं, नॉलेज बहुत हो गया, ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये सब पता जरूर है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना, जब लॉस बुक करना होता है, लॉस काटना होता है, तब वो हाथ जो है ना वो चलते नहीं है, रुक जाते हैं, कोई एक्सक्यूज आ जाता है, कोई और स्ट्रेटेजी पे हम देख लेते हैं हमारे ट्रेड को, जिसका अपना व्यू प्रूव करते हैं। मतलब कैप्सूल स्ट्रेटेजी या हमारा जो गोल्डन सीड है एग्जांपल के तौर पे, उसमें तो ऐसे लेट हो गया, लेकिन फिर किसी और स्ट्रेटेजी को हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ से पलटेगा, अभी रुक जाते हैं। तो ये सब चीजें है ना दोस्तों, ये आपको तकलीफ देगी और ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होने से रोकेगी। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा एग्जिट की। देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि जो एग्जिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो सक्सेस देता है ना ट्रेडिंग में, वो एंट्री तो अपनी जगह है जरूरी, लेकिन एग्जिट देता है। बाकी एग्जिट आपने जब तक नहीं किया, वो सब जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो आपका बस पेपर पे ही है ना। एग्जिट जब आप करोगे, जो आपने बुक किया वो आपका प्रॉफिट है, वो आपके जो लेजर में पीएनएल में आता है, वो आपके एग्जिट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपकी गोल्डन सीड में, कैप्सूल स्ट्रेटेजी में भी आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग जैसा सिग्नल मिले प्रॉफिट का, स्टॉप लॉस का, आपको निकल जाना है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा एज अ ट्रेडर, चाहे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं एग्जिट जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ वेल डिफाइंड रूल्स भी बनाना जरूरी है। देखिए अगर कोई ऐसा कहे ना कि मैंने बिल्कुल टॉप पे बेच दिया और फिर वो नीचे आ गया,
ये भी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आप ये भी होगा कि आपने उसको बेचा और फिर वो उसके बाद तुरंत ऊपर भाग गया, ऐसा आप सबके साथ होता होगा। फिर आपने सेल किया, फिर थोड़े टाइम के लिए वो नीचे आया, फिर वो ऊपर भाग गया और बहुत ऊपर भाग गया। तो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आपको एग्जिट के वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनाना है, उसको बैक टेस्ट करना है, उस पर एक पकड़ हासिल करना है और फिर उस पर कंसिस्टेंटली बेस पे आपको उसको फॉलो करना है। तो इनशाला आपको आपका एग्जिट भी आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम सही कर सकोगे, है ना। तो याद रखना, जो एग्जिट की बात करते हैं, पैसा जो है वो एग्जिट से बनता है, एंट्री से नहीं बनता। और यही बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो आके गलती करते हैं। उनके जो एग्जिट के क्राइटेरिया होते हैं ना, वो बस ऐसे ही बस बुक कर लो, जैसा मैंने कहा, जजमेंट से ही एग्जिट ले लिया, और वहां बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एग्जिट पे कंट्रोल लेकर आओ। देखिए, गाड़ी आप फुल स्पीड में भी चला सकते हो, है ना, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या होना चाहिए? ब्रेक। अगर ब्रेक आपके कंट्रोल में है तो आप गाड़ी बहुत अच्छी चला सकते हो। वैसे ही एग्जिट अगर आपके कंट्रोल में है तो किसी भी स्ट्रेटेजी में आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। ये चीज आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, जैसा मैंने पहले भी किया। पता होना सफिशिएंट नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 बार बोलो अपने आप को और उसके ऊपर काम करो, ये बहुत जरूरी है ना। तो एग्जिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जब स्टॉप लॉस बचता है ना, तो बचने दो और समझ लो कि ये आपकी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, और उसको बोल दो कि हैप्पी लॉस, मतलब ये हैप्पी लॉस है। मतलब ठीक है, स्टॉप लॉस ही हिट हुआ ना, स्टॉप लॉस बजा, यू आर आउट ऑफ अ ट्रेड एंड यू विल टेक अ नेक्स्ट ट्रेड। हर ट्रेड को जज करने की जरूरत नहीं है, हर ट्रेड में ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने सब कुछ गलत ही किया है, ऐसा नहीं है। आपने, देखिए, आपने सब कुछ सही किया, आपने रूल के अकॉर्डिंग काम किया, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस पर स्टॉक आया, आपने एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, आपने रिस्क मैनेजमेंट सही किया, पोजीशन साइजिंग सही किया, आपने मार्केट को सही से देख करके पूरी ट्रेड ली, फिर भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इट इज फाइन, उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो ये आपके प्रोसेस का ही एक पार्ट हुआ जो आप सही काम कर रहे हो। हाँ, अगर आप ये कर रहे हो कि आपने कुछ आपकी स्ट्रेटेजी से हट के किया, रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया, और स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपने एग्जिट नहीं किया, और फिर वो मान लो कि ऊपर चला भी गया, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका गलत लर्निंग होगा, चाहे आपको प्रॉफिट भी हुआ, है ना। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझो। स्टॉप लॉस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मार्केट में अभी तक जितने भी ट्रेडर आए हैं, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर है, वो स्टॉप लॉस बचाकर सक्सेसफुल बने हैं। स्टॉप लॉस बचाकर आज तक कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना, इस बात को लिख लो। देखिए, आप हम देखते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे कि स्क्रीनशॉट आज की डेट में बहुत चलते हैं। लोग ये प्रूव करते हैं कि देखो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, और ये होता है कि इसने अगर प्रॉफिट किया है, इसका मतलब जरूर इसने कुछ अच्छा किया होगा। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ प्रॉफिट बहुत जरूरी है, अल्टीमेटली वी ऑल ट्रेड फॉर मनी, दैट इज फाइन। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि वी ऑल ट्रेड ओनली फॉर मनी। कहने का मतलब ये है कि आउटकम पे इतना ज्यादा फोकस है कि अगर मेरा ट्रेड का आउटकम सही हो आज के दिन का, तो मैंने मतलब जो भी किया ना वो सब सही किया। और अगर आज मेरा लॉस हुआ है तो मैंने जो भी किया वो सब गलत किया, चाहे मैंने गलत प्रोसेस को फॉलो करके भी मैंने प्रॉफिट या लॉस लिया हो, है ना। इसलिए हमारा फिर लर्निंग गलत हो जाता है। इसलिए हमको बिल्कुल स्टॉप लॉस को डिफाइंड रखना है। स्टॉप लॉस बजे स्टॉप लॉस निकल जाना है। हमें हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग, रूल के साथ ही काम करना है। सही रिस्क लेना है, जैसा हमने सीखा, सही पोजीशन साइजिंग करना है ना। अभी अभी देखिए, पहले हमने बात की जैसे कि 50% सक्सेस रेशियो, है ना, हिट रेशियो इज एक्सेप्टेबल। 50% 60% रेशियो से भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बाकी जो हमारे 40-50% जो टाइम है उसमें हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, ये हम एक्सेप्ट कर लो। सिर्फ हम यही कोशिश कर सकते हैं ना कि हमारा लॉस कम बुक करे।
फिर वो स्टॉप लॉस जब बचता है तो लॉस उस वक्त हमारा कम हो रहा होता है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। उस टाइम हम रुक जाते हैं और लॉस को बड़ा कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ से फेवर में होगा? यही तकलीफें हैं जो लोग समझते नहीं है और वहां ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो एक्सेप्ट करके एग्जिट कर लो, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है री एंट्री। देखिए, एक्चुअल में एग्जिट ही अकेला प्रॉब्लम नहीं है, एक री एंट्री भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होता है कि हम लोगों ने किसी ट्रेड में एग्जिट किया, अब हम उस कोई स्टॉक में हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम उससे जैसे दुश्मन बना देते हैं कि नहीं यार, हम उसको याद रखते हैं, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ऐसा नहीं करना है। अगर वापिस से वो स्टॉक आपके सेटअप पे आए तो आपको फिर री एंट्री करना है ना। वो जस्ट एक अनदर ट्रेड है। ये री एंट्री करने से बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो। इट इज जस्ट अनदर ट्रेड। ये आपकी लाइफ में बहुत सारे जो ट्रेड आप लेने वाले हो आने वाले वक्त में, उसका ही एक ट्रेड है। इसलिए आपको री एंट्री कर लेना है। अगर री एंट्री को आपने समझ लिया तो जो एग्जिट का जो आपका इश्यू है ना, वो दूर हो जाएगा। आप उस स्टॉक में ये समझोगे कि हाँ यार, अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, एग्जिट कर लेते हैं, ये यहाँ पे हमें सही प्रॉफिट मिल रहा है, एग्जिट कर लेते हैं, फिर उस स्टॉक में फिर हमको एंट्री मिलेगी, फिर हम उसमें ट्रेड लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को आप ट्रेडिंग में आज समझ लो। देखिए, इज इट अबाउट मेकिंग मनी? नो, अब इट इज अबाउट कंसिस्टेंट सक्सेस, मतलब कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी। ये इंपॉर्टेंट है। कोई एक ट्रेड में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इट्स अबाउट नॉट बिग ट्रेड, इट्स अबाउट मैनी ट्रेड्स, और जहां पे कंसिस्टेंट सक्सेस हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप कोई भी एक कुछ ये भी जरूरी है कि आप जिस सेटअप को स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो तो उसमें क्या नहीं करना है ना। जहां पे आप एक मैटर को फॉलो कर रहे हो, उसके साथ कुछ और भी चीजें होती है वो नहीं करनी है। कभी जैसे कि आपको कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ेगी उसमें। ये भी जरूरी है कि आप क्या चीजें अवॉइड करते हो, उस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या नहीं करना है ना। देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि मैं हर अच्छा स्टॉक ट्रेड करूं, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट पे ही लूं, है ना, बिल्कुल बॉटम में ही लूं, जैसा मैं डिमांड जोन पे भी काम करता हूं, मैंने बिल्कुल बॉटम में ही लिया, फिर उसको रेजिस्टेंस पे या कहीं सप्लाई जोन पे बेच दिया, फिर ब्रेकआउट हो गया तो ले लूं, फिर करेक्शन होने वाला है तो निकल जाऊं, फिर मैं बॉटम में ले लूं, फिर उसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो। ये सब नहीं पॉसिबल होता है। ये सब चीजें एनालिसिस में ही पॉसिबल हो सकता है, ट्रेडिंग में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। ये एक्सेप्ट कर लेना है ना। तो हमने एक मेथड को, एक स्ट्रेटेजी को स्टडी कर लिया, हमने उसमें हम एक रास्ता डिसाइड कर लिया, और उसके साथ क्या चीजें नहीं करनी है उसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप डिसिप्लिन रहते हो, जो नहीं करना है उस पर फोकस है, और उसको आप डिसिप्लिन से करते हो, तब इंशाअल्लाह कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल है ना। देखिए, बहुत प्रिसाइज एंट्री चाहिए या बिल्कुल बॉटम में पकड़ने से सक्सेस नहीं आती है। आप एग्जिट कब करते हो उससे सक्सेस आती है। बिल्कुल बॉटम में ले लिया कोई स्टॉक, मान लो 50 रुपए पे ले लिया, और फिर आप बहुत खुश हो गए और उसको आपने 60 रुपीज पे बेच दिया। उसी के आगे कोई और ट्रेडर है, उसने उसको 80 रुपीज पे लिया और फिर 150 पे बेच दिया, तो कौन ज्यादा प्रॉफिट में है ना। तो ट्रेडिंग में ये नहीं है कि मेरा एकदम प्रॉपर नीचे ही एंट्री चाहिए बिल्कुल बॉटम में। तो एंट्री के भी अपने कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जिट जो है वो आपको कंसिस्टेंट सक्सेस दे सकता है ना। तो रूल डेफिनेट रूल्स, एक कॉन्क्रीट एग्जिट का अगर आपके हाथ में कंट्रोल है, तभी कंसिस्टेंट सक्सेस प्रॉफिट आपको मिल सकता है ना। अब देखिए, हमेशा क्या है कि भाई हम देखते हैं कि प्रॉफिट बुक करने से अच्छा तो लगता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अगेंस्ट में लॉस को कंसिस्टेंटली बुक करने से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप टाइमली लॉस बुक कर रहे हो ना, जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो बच गया और आप एग्जिट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका रिस्क और आप फेवरेबल रख रहे हो, तब आपका पैसा भी बनेगा। तो बुकिंग लॉस, जैसे हमने पहले बात की, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत लोग है ना, हमें भी लोगों को मैसेज करते हैं कि भाई मैंने ये स्टॉक जो है वो 500 रुपए में लिया था, अभी 300 का हो गया, तो क्या करें, इसमें मैं क्या करूं।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं भी कुछ बोलूंगा ना तो वो जजमेंट ही है, कुछ चार्ट देखकर या कुछ मैंने देख लिया, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन देख लिया और उसके अकॉर्डिंग कुछ बोल दिया, लेकिन कुछ भी वो श्योरिटी कुछ भी नहीं है, बस गैसिंग ही है। तो अगर आप ये सब चीजें जब करते हो ना, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी खो दिया। अगर आप देखिए, जैसा कि मैं आपको यही वैभव ग्लोबल का चार्ट जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था बिल्कुल। ये जब मार्च का महीना था, मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, मैं निकल गया उसमें। और कई लोग, मुझे अभी भी पता है, इसमें बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी ये लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। तो अगर यहाँ पे उन लोगों ने टाइम भी एग्जिट कर लिया होता, तो फिर वापिस से जब वो हमारे इस पे सेटअप पे आता तो हम बाय कर सकते थे और हमारा कैपिटल फ्री हो जाता है ना। अभी ये मान लो वापिस से यहाँ पे आ गया, हमने इसमें से उन लोगों ने एग्जिट कर दिया, तो क्या बोलेंगे कि यार चलो अच्छा है, बच गए, हम कम लॉस में निकल गए। तो लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली, उससे अच्छा तो आप इस टाइम लॉस बुक करके किसी और ट्रेड में आपने पैसा लगा दिया होता, आप वहां पे प्रॉफिट बना लेते, है ना। इसलिए इस चीज को समझो, अगर आप टाइमली लॉस बुक नहीं करोगे तो आप कभी क्या होगा, फाइनेंशियली भी आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे और आप मेंटली भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे दोस्तों, है ना। तो ये सब चीजें जो लोग करते हैं, ये बंद करके अच्छे से काम करना है। ये समझ लो, लॉस बुक करने से कंसिस्टेंट सक्सेस आता है ट्रेडिंग में। प्रॉफिट बुक करना ऑफकोर्स अपने आप में जरूरी है, लेकिन सक्सेस उधर से नहीं, लॉस बुक करने से आता है ना। तो कोई एक बड़ा ट्रेड जहां मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया तो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। और उसके लिए क्या है, हमारे पास एक मेथड है, वेल डिफाइंड मेथड है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्सूल स्ट्रेटेजी में हमारे पास एक वेल डिफाइंड मेथड है। तो उस पर अगर हम काम करते हैं तो हमको कंसिस्टेंसी भी मिलेगा, है ना। तो उसको जो सिखाया जाता है उसको हम फॉलो करें। अब यहाँ पे क्या है, समटाइम्स जो है ना, बुल मार्केट टीचिस अस अ रॉन्ग लेसन। बुल मार्केट जब होता है ना, तो वो आपको गलत लेसन भी सिखा के जाता है। कैसे कि इसमें होता ये है कि मैं पानी पी लूं थोड़ी देर। साबिर भाई, मैं बोलने जी ही वाला था। हाँ तो हाँ। तो बुल मार्केट है ना, वो हमको कभी कभी क्या है कि गलत लेसन भी सिखा करके जाता है ना। बुल मार्केट में क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, खास करके जो एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या स्ट्रेटेजीज या बेसिस जिसके ऊपर भी हम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैक टेस्टिंग में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मार्केट बुल है, हमारी सभी स्ट्रेटेजीज, हमारे बुल मार्केट में हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब तो हमको पता चल गया है कि भाई मार्केट कैसे काम करना है, मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। लोग फालतू में इन चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे ही आपको समझो कि ओवर कॉन्फिडेंस आया ना, तो यहीं पे समझो कि खतरा है ना। ये बुल मार्केट हमको ये लेसन सिखा के जाता है। उसमें हम क्या कभी कभी क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस बचता है, लेकिन हम वो लॉस को बुक नहीं करते। ये सोचते हैं कि यार ये तो ऊपर आ ही जाएगा, और वो ऊपर आ भी जाता है ना, और आपको प्रॉफिट भी देता है। लेकिन वो आपने ये नहीं देखा कि वो बुल मार्केट था, वो जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसका फेवरेबल पीरियड था, है ना। और वो फेवरेबल पीरियड में वो चीज हो गई और आप वहां से आपको गलत लर्निंग मिली। तो बुल मार्केट में कभी ये होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ऐसा लगता है कि अब तो हमको मतलब सब कुछ आ गया, कभी हम लोग ही मतलब अब तो अपन ही पहलवान टाइप फीलिंग आने लगती है। तो वहां पे ही हमको लगता है कि अब हमको तो मार्केट की चाबी मिल गई। लेकिन वहां क्या होता है, उसी टाइम एंड मोमेंट में मार्केट जो है वो ताला बदल देता है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आने वाली मुसीबत की निशानी है। तो ये ऐसा नहीं करना है। बुल मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है ना। फिर जब
आप देखोगे अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो लोग ग्रुप में कहते मिल जाएंगे सारे सेटअप फेल हो गए, है ना। तो फिर ये क्यों हुआ कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी का फेवरेबल पीरियड है, उसका अनफेवरेबल पीरियड भी हो सकता है। जो जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है उसका अभी अनफेवरेबल पीरियड है। तो बहुत सारे जो ब्रेकआउट है वो फेल भी होते हैं, है ना। इसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। और एक बात जो है अपने दिमाग में फिट कर लो कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इज अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कितना भी कर लो कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर कह दे कि बस ये तो होगा ही, 100% होगा ही, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्टॉक कोई अगर कह दिया कि मैं कहता हूँ 100% ये चलेगा, आंख बंद करके ले लो, और हम भरोसा कर भी लेते हैं और हम हमारा नुकसान करते हैं। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको समझ लो। जितने भी ये सारे ऐसे जो जर्क ओपिनियन है, ये आपके लिए सिर्फ एक नॉइज ही होने चाहिए, है ना। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये तो होगा ही, ये बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है। जो लोग बोलते हैं कि इतना फिक्स रिटर्न आप बना ही लोगे, मार्केट में दावा करते हैं, ये गलत है, मिसलीडिंग है। आप देखते हो ना कि बहुत सारे पॉन्जी स्कीम भी चलते हैं दुनिया में, जैसे कि 21 दिन में पैसा डबल, लोग उसमें भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में, फिर लोग कहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। लेकिन गलती आपका भी है, आपने ग्रीड की, लालच की रियलिटी को समझा नहीं है। जो हम लोग क्या करते हैं, जो ये सारी बातें सीखते हैं ना, उसको बस ज्ञान समझकर साइड में रख दिया, और फिर आप बोलते हो कि किसी ने आपको फंसा दिया। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको कोई फंसा नहीं रहा है, आपका ग्रीड, आपका लालच है, वो आपको फंसा रहा है। रियलिटी ये है कि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है, और यहाँ पे आप अच्छा एफर्ट डालकर कोशिश करते हो तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है ना। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कैन बिकम अ वंडरफुल बिजनेस, अगर आप उसको बिजनेस की तरह लो। ये बात को समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, एक्सेप्ट कर लो। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करते हैं। जो बिगिनर है वो लोग खास तौर पे करें, जो इंटरमीडिएट है वो भी करें, एडवांस है अगर नहीं कर रहे तो वो भी करें। वो है कि हाँ देखिए, मैं एक बीच में एक बात बता दूं, अगर किसी का ओपिनियन, कोई अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर है, अगर उनका कोई ओपिनियन है तो उससे आपको सीखना है, उसको एज अ प्रिंसिपल लो, है ना। फिर भी आपके प्रोसेस में, आपके सेटअप में अगर वो ट्रेड फिट होता है तो ये आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए, आपको 100 ट्रेड का टास्क कंप्लीट करना है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक जर्नल मेंटेन करना है, एक जर्नल मेंटेन करना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसको अपनी बुक में या कहीं पे भी आपको लिखना है। उस वक्त आपने जब वो ट्रेड लिया है, उस वक्त आपने क्या सोचकर वो ट्रेड लिया था वो लिखना है। आपने क्या गलती की थी वो भी लिखना है। गलती लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे प्रॉफिट भी बुक किया है, लेकिन कुछ अगर गलत किया है उसको जरूर लिखे। आपने स्ट्रेटेजी से अलग कुछ किया है, या फिर किसी के ओपिनियन से ट्रेड ली, या फिर रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया, जो भी गलती की है उसको लिखे, अपने पूरे थॉट प्रोसेस को उसमें लिखे। जब प्रॉफिट बुक कर दिया उसके बाद भी उसको उसमें लिखे। इसमें ये होगा कि जब आप देखिए, जब आप पहली 10 ट्रेड लोगे ना, तो आप उसमें थोड़ी ज्यादा गलती करोगे डेफिनेटली। एग्जांपल के तौर पे कि पहले मंथ में आपने 10 ट्रेड ली, तो उसमें क्या करोगे आप, 25, 30, 40 गलती करोगे। उसको अब आपने लिख लिया, फिर आप दूसरे दूसरे मंथ जब ट्रेड करोगे तो उस वक्त आप जो गलतियां करोगे वो आपकी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। उसमें आपकी हो सकता है 10-15 गलती हो जाए या उससे भी कम। एक बात ध्यान में रखो, एक चीज लिख लो, जो भी गलती आपने एक बार की है उसको रिपीट नहीं करना है। गलती, मिस्टेक अगर रिपीट होती है तो फिर वो आदत बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि गलतियों को रिपीट ना करें, आदत ना बनाए, है ना। तो जब आप गलतियों को लिखेंगे और गलतियों को, मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करेंगे, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो गलतियां हैं वो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 4 मंथ 5th मंथ में पहुंच जाओगे तो आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएगी। इवन माइनर लेवल पे आप गलतियां करोगे, और वो भी जो मतलब कि ऐसी बाय मिस्टेक जो हो जाता है ना वही, और आपका जो ट्रेडिंग का लेवल है इंशाल्लाह बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये
और फिर जब कुछ वक्त बाद आप अपनी खुद की लिखी हुई इस जर्नल को पढ़ोगे ना, जिसमें आप आपके लॉस, आपके प्रॉफिट लिखोगे, लॉस लिखोगे, साथ में आपकी गलतियां लिखोगे, आपका थॉट प्रोसेस लिखोगे, तो आपके लिए यकीन मानो सबसे बेस्ट बुक वही होगी जो आपकी ये ट्रेडिंग जर्नल है। तो इस चीज को फॉलो करो, अपनी आदत बना लो, आज से सबको ये करना है। देखिए बहुत सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो इस चीज को फॉलो करके ही बहुत आगे निकल गए, बहुत सक्सेसफुल बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग की। इसकी तरफ आपको बढ़ना है ना। अभी हमने ये जो सभी चीजें डिस्कस की ट्रेडिंग में, उसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना है, अच्छा काम करना है, तो आपको ट्रेडिंग को जो है एज अ बिजनेस ट्रेड करना है। देखिए कोई भी अच्छा बिजनेस विदाउट गुड प्रोसेस नहीं हो सकता है ना। तो आपको प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग करना है, उसको फॉलो करना है। यहाँ पे कैप्सूल एकेडमी में हमको इतना अच्छा तरीके से प्रोसेस सिखाया जाता है, समझाया जाता है, इतने सारे एक्सपर्ट सेशन होते हैं, उसको सीख कर समझ कर डिसिप्लिन के साथ काम करो। इतना आसान और सिंपल है, एंट्री एसएल टारगेट सब कुछ डिफाइन है, समझाया जा रहा है। हमें क्या करना है, बस हार्डवर्क करना है ना, और हमको फोकस रहना है। देखिए फोकस क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि फोकस हमारा कहाँ पे है। कहते हैं ना कि आप अच्छा काम करो, आउटपुट जो फल की आशा फोक, एक गुजराती में एक कहावत है कि कर्म कर फल की आशा फोक। अच्छा काम करो, आपको आउटपुट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये होता है कि अच्छा काम ही अच्छा आउटपुट है। अगर आप कोई चीज को अच्छे से कर रहे हो, वही अपने आप में सक्सेस है। और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से करने का मतलब है उसको एक प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से करना है, एक डिसिप्लिन से करना है, एक मेथड की तरह, और वही अपने आप में बड़ा सक्सेस है। और फोकस उधर ही रखना है। आउटकम अपने आप को अच्छा होना ही है। जब आप फोकस रखोगे तो आपका आउटकम है ना, वो अपने आप अच्छा होना ही है। मतलब मैंने जो पहले बोला ना कि ट्रेडिंग के आउटकम को लेकर उसकी वजह से ये जज मत करो कि आपने जो किया है अच्छा या खराब था। आपने स्टडी कर लिया, अच्छा या खराब था, उसके बाद आउटकम अच्छा होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आउटकम अच्छा होगा। उसको टाइम दो। मार्केट देखो ऐसा चीज है ना जो आपको बहुत रिवॉर्ड करने बैठा हुआ है। मार्केट में आप जितना सोच सकते हो, जितना इमेजिन कर सकते हो, उससे ज्यादा सक्सेस यहाँ पॉसिबल है। अगर आपने ये सब चीजें अच्छे से की है, अगर आपका फोकस अच्छी तरह से है, तो आउटकम तो आप जो इमेजिन नहीं करते ना वो भी आ सकता है। हाँ ये है कि जो लोग अनफेयर एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि दिमाग में सिर्फ है कि वो रिटर्न निकालना है, फटाफट रिटर्न निकालना है। तो फोकस कहाँ से, सिर्फ वहां आउटकम की तरफ है हमारा फोकस। तो फिर गलतियां होती है, फिर इमोशनल ट्रेड्स होते हैं, और फिर वही सब जैसा आपको पूरी दुनिया की कहानी पता है। तो ये चीज सही जगह हो सकती है अगर फोकस सही जगह पे हो, है ना। और देखिए दोस्तों, मार्केट का जो है ना, मार्केट का डर निकाल दो, है ना। सही प्रोसेस को फॉलो करो, स्ट्रेटेजी को अगर सीख कर समझ कर डिसिप्लिन से हम काम करेंगे ना, मार्केट से डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए एक हुजूर शासन की एक हदीस है जिसके महफूम और खुलासे में उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया और दुनिया के सभी इंसान और जिन्नात मिलकर भी अगर किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहे ना, वो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह न चाहे। और सारी दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर अगर किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाना चाहे, वो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखो। मार्केट का डर बिल्कुल भी निकाल दो। लोग बस ऐसे ही न्यूज में या सोशल मीडिया में पैनिक फैलाते रहते हैं, डर फैलाते रहते हैं। अभी जैसा हमने वो हिंडनबर्ग की न्यूज सुनी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने डर फैला रखा था। आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए अक्सर ये वीकेंड में ऐसी न्यूज आती है ना, और हम लोग पैनिक में आ जाते हैं, हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। नहीं, हमारे पास प्लान होना चाहिए, चाहे वीकेंड में न्यूज आई, लेकिन मंडे को, सोमवार को हमारे पास क्या करना है उसका प्लान अगर हमारे पास है, हमें कोई भी न्यूज कुछ भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए लोग है ना ये सोशल मीडिया पे यहाँ पे बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक हमारे एक दोस्त है, तकरीबन सोहेल भाई ने ही एक बात बताई थी कि ट्विटर पे एक फीमेल अकाउंट था, है ना, उसके काफी फॉलोअर थे। वो अमूमन मार्केट नीचे आएगा
ये ट्वीट करती रहती थी अक्सर, वो उसको अकाउंट से ट्वीट होता था कि अभी ये हो गया, दुनिया में ये हो गया, मार्केट अब गिरेगा, यहाँ आएगा, ये सब वो ट्वीट करती थी। लोग उसे ना लेडी बियर कहते थे कि ये लेडी बियर है। तो उस टाइम जब वो ये पैनिक फैला रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट वहां से ऊपर चला गया, और पता नहीं वो अकाउंट भी पता नहीं कहाँ चला गया, वो लेडी बियर भी पता नहीं वो मार्केट के साथ ऊपर ही चली गई, है ना। तो आपको मार्केट का डर बिल्कुल निकाल देना है। ये सब चीजें जो हमने सीखी है सही से अच्छे से फॉलो करना है ना। आपको ये स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बना देना है कि ये मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप पे कोई भी स्टॉक आएगा वो मेरी एनालिसिस है, उसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, मैं उसमें एंट्री लेने से किसी के बाप से भी डरने वाला नहीं हूँ। बस यही आपको मजबूत इरादा बना लेना है, आपकी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होना। तो ये चीजें मुझे बात करनी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई तो माजरत चाहता हूँ, आप लोगों का काफी टाइम ले लिया। इंशाल्लाह कभी वक्त रहा, साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले कहा था। इंशाल्लाह फिर कभी सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। मैं एक और बात बता दूं कि प्रशांत शाह सर, जिनसे मैं काफी कुछ सीखा हुआ हूँ, उनकी एक बुक है यू मेन ट्रेडिंग, आप अमेजोन से उसको मंगवा सकते हो। उसमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड बातें लिखी हुई है, आप वहां से भी सीख सकते हो। ठीक है ना समीर भाई, इम्तियाज भाई, आप जी फिनिश करते हैं क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह। साबिर भाई कुछ सवाल भी ले लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है, किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो एक तो पाँच ज्यादा नहीं करेंगे। पहले मैं अनम्यूट किया हूँ। हसन अंसारी साहब, आप सवाल कर सकते हैं, आप हैंड राइज किए थे। जी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। फिर नेक्स्ट इब्राहिम अंसारी साहब। जी इब्राहिम अंसारी साहब, आप अनम्यूट हैं, सवाल कीजिए। और साबिर भाई की तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेशन ले रहे। माशाल्लाह, थैंक यू साबिर भाई, आपने माशाल्लाह बेहतरीन सेशन लिया और हमारे दिमाग को खोल के रख दिया। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग आपसे चाहेंगे कि और भी हमारी इल्म में तरक्की के लिए आपका जरिया हो। और सवाल जमील भाई। हेलो, जी हेलो इब्राहिम भाई, आप अनम्यूट है। जी जी हेलो। जी जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए आपने बताया रिस्क पर ट्रेड, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। अभी यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रैटेजी है, स्विंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये सभी को एप्लीकेबल है या स्पेसिफिक? देखिए ये कैसा है कि बेसिकली आपके ऊपर है। हाँ ये है, ये स्विंग और पोजिशनल के लिए आप समझ सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है ना, कुछ हमारा भी कुछ अलग 80-20 40-40-20 का एक रूल है, फिर कभी इंशाल्लाह उसको बताएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, कभी 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, 50% रहने दिया, या फिर जो प्रॉफिट है उसको बुक, जो हमारा अमाउंट डाला था उसको हमने निकाल लिया, प्रॉफिट को राइट किया। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है कि अभी हमने यहाँ पे इतने क्वांटिटी बाई की, नीचे आया, तो ये उसमें अलग होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अलग है, मैंने पहले ही बताया था, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग और पोजिशनल के लिए आप इसको गिन सकते हो। ठीक है, ओके ओके। जी अगला सवाल इब्राहिम साहब। इब्राहिम भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही इब्राहिम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वसीम भाई। हाँ वो कोई पूछ रहा है, बुक का नाम है यू मी एंड ट्रेडिंग, अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। प्रशांत शाह सर उसके ऑथर है, मैं उनके पास से सीखा हूँ। मैं पॉइंट एंड फिगर्स पे भी काम करता हूँ, मैं उनके पास से पॉइंट्स एंड फिगर्स सीखा हूँ। तो आप उनकी बुक मंगवा सकते हो साइकोलॉजी के रिलेटेड। जी, किसी का कोई और अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जी सबको अगर ना अनम्यूट हो किया तो है फिर प्लीज। उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं तो अभी नया इंटरमीडिएट बिगिनर हूँ,
तो इंटरमीडिएट में तो कमोडिटीज में काम कर रहा था तकरीबन 7-8 साल के पहले, जैसा कि उसके अंदर मैंने तो बहुत कुछ खोया हुआ है। तो ट्रेड बोले तो आप जब बता रहे हैं ना डर, वो तो बहुत कुछ उसके अंदर था। तो उसके बाद मैं कुछ एक मेरे साथी ने आपका जो ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद मैं इसके अंदर ज्वाइन हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ इसके अंदर इंकरेजमेंट मिला हुआ है। जितने भी सारे वीडियोस मैंने आप ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। माशाल्लाह बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके अंदर। इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूँगा उस समय तकरीबन उसके अंदर मैं आकर अमल करने की। और मेरा ये सवाल है, अभी मैं एक छोटा कैपिटल लेके आता हूँ, समझो कि 50,000, उसके अंदर मैं कितने स्टॉक्स को डिवाइड करके डालना पड़ेगा इसके अंदर? एक स्टॉक के अंदर फोकस करना पड़ेगा या मे बी एक 4-5 स्टॉक के अंदर फोकस करना पड़ेगा? हाँ तो हाँ, ये मेरा सवाल है। ये अच्छा सवाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मैंने आपको रिस्क पर ट्रेड बता दिया है ना, जी इसके अकॉर्डिंगली आप आपके जितने भी ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में आ जाए 3, 4, 5 वो आप ले सकते हो। अगर ऐसा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में आपका सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप आपके पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लो। 33% एक में डालो सिर्फ, है ना, बाकी के 33 पर दो स्टॉक में और डिवाइड कर लो। या फिर अगर आपको मान लो कि कोई स्टॉक बहुत अच्छा है, निफ्टी 50 का है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप 50% पोर्टफोलियो भी उसमें डाल सकते हो, है ना। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि कभी भी एक ट्रेड में सारा अमाउंट न डालो। ये जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहते हैं एक ट्रेड में या तो 25% या 33% इतना आप डाल सकते हो। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट मैंने ये जो आपको सिखा दिया उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, एक बात। हेलो। हाँ बोलिए। जी मैं वसीम भाई बात कीजिए। हेलो। जी वसीम भाई बात कीजिए। जी मैं कह रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जो है हमें मैन्युअली लगाना है या सिस्टम में लगाना है? स्टॉप लॉस किस तरीके से मैनेज करना? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी का ये जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक वो नहीं है। उसका टॉपिक है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी है। अगर सिस्टम में लगाना है तो आप सिस्टम लगाइए। आपको अगर क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है कि भाई क्लोज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाना है तो आप नहीं लगाया और फिर वो प्राइस वहां पे आया, आपको जब लेना है 3 आवर के क्लोजिंग पे, 1 आवर के क्लोजिंग पे, या मार्केट अगर आपको लग रहा है कि भाई गिरेगा और, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हो। अगर आपने सवाल किया है तो मैं कुछ अपने तरीके से आंसर दे देता हूँ। फिर भी देखिए मैं जो है ना डिमांड सप्लाई पे भी काम करता हूँ, मैं ब्रेकआउट पे भी काम करता हूँ, पीएनएफ पे यहाँ पे, और मैं इस पे भी काम करता हूँ। तो डिमांड जोन पे जो है ना वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है सीएमपी पे। जैसे भाई वैभव ग्लोबल में अगर यहाँ पे प्राइस आया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि क्लोजिंग बेसिस पे, मैं उस पे से एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, और ब्रेकआउट पे क्या रहेगा कि ब्रेकआउट के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि वो वहां पे प्राइस जो मेरा स्टॉप लॉस है वहां पे क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि वो क्या होता है कि फिर नीचे आके स्टॉक अप ट्रेंड में है, नीचे आके फिर वो ऊपर चला जाता है, अक्सर ये होता है। दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि 3 आवर्स के क्लोजिंग का वेट करूंगा कि भाई 3 आवर्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है। अगर उसमें मुझे कोई इंडिकेशन मिलता है तो मैं 3 आवर्स के इस पे भी निकल जाऊंगा। वरना अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा या मार्केट नीचे भी आ सकता है तो आप उसको सिस्टम में भी लगा सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, या आपके पास टाइम नहीं है, देखिए एक ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, आपको पूरा दिन वो ट्रेड को देख नहीं सकते हो, आप किसी ऑफिस वर्क में हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस में लगे हो, तो फिर आपको जरूरी हो जाता है कि सिस्टम में लगाओ। फिर वो स्टॉप लॉस जो भी हुआ आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये है ना, ये एक इम्पैक्ट कॉस्ट में कभी हम सेशन लगे ना तो मैं इम्पैक्ट कॉस्ट को डिस्कस करूंगा। इम्पैक्ट कॉस्ट में सारी चीजें आती है कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है मार्केट टाइम पे उसको देखने का, तो हमको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर चला गया, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी होती है मार्केट में। खैर जो भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अल्लाह का हुक्म समझ के, हमको हमारा नसीब समझ के उसको ले लेना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे या फिर बंद करें। अस्सलाम वालेकुम।
अफजल भाई एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो जी सुफियान भाई। जी बोलिए। जी, मैं ये पूछ रहा था, ये मतलब इन्वेस्ट और ट्रेडिंग से मुतालिक कोई उर्दू किताब है क्या? वो आप कभी ग्रुप में लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये अभी सेशन के रिलेटेड नहीं है, ऐसे तो जी जी भाई, मेरी एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। भाई साबिर भाई, आप कब से है स्टॉक मार्केट में और आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बस इसके बारे में थोड़ा। माशाल्लाह आपकी साइकोलॉजी क्लास जो है मैं एक आधा घंटा सुना हूँ मैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। इसके ऊपर जो है आपकी एक्यूरेसी जो बताए आप, रिस्क टू मैनेजमेंट, आप जो है टारगेट कितना लगाना है, क्या है, इसके अंदर ही फेल हो जाते हम लोग। हाँ, वो तो स्ट्रेटेजी पे है ना, आपको जो सिखाया गया है उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। देखिए मेरी एक्यूरेसी कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो आपको चीजें बताई है ना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग अगर सही है तो आप 50-60% एक्यूरेसी के साथ भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोसेस को सही तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से जो सीखा है उसको फॉलो करना, सही रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करना, सही स्टॉप लॉस बुक करना, सही एग्जिट का क्राइटेरिया बनाना, प्रॉफिट के लिए भी सही एग्जिट का क्राइटेरिया बनाना। जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा कि आपने सही प्रॉफिट बुक किया। देखिए मार्केट में ना कोई कुछ भी कहे, मैंने जो अब तक सीखा है मार्केट में कोई एग्जिट का सही स्ट्रेटेजी है ही नहीं। आपने 100% जो कोई स्टॉक भाग गया, आपने वहां बुक किया और वो भाग गया 1000%, ऐसा भी होता है। यानी आप एक्सेप्ट कर लो, आपका एक एग्जिट क्राइटेरिया वेल डिफाइन कर लो, उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लो, उसको एक्सपीरियंस कर लो और आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी ट्रेडिंग का पार्ट बना लो। इंशाल्लाह आपका वो सही रहेगा। और स्टॉप लॉस को डिफाइन करो, जहां स्टॉप लॉस बजे निकल जाओ, है ना, तो इंशाल्लाह अच्छा पैसा हो। उसी पे तो हमने सारी बात की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। साबिर, बस यही प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें। वो आपको स्ट्रेटेजी में बताया है ना, वो अभी मेरा काम नहीं है। मेरे पास तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जैसे सुनिए ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग हमें एंट्री पता है, स्टॉप लॉस पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन अपनी साइज कर ली, ठीक है। लेकिन अब स्टॉप लॉस जो है वो, जैसे मान लिया हमारी कैप्सूल उसके अकॉर्डिंग 2.0 के अकॉर्डिंग जब 37 का मतलब CCI 30 का जब क्रॉस डाउन होगा तो मुझे ट्रेड में से निकलना है, ठीक है। लेकिन अब वो कब होगा ये तो मुझे अभी नहीं पता ना, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो ना डॉक्टर साहब से भी किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप ट्रेड लेते हो ना उस टाइम पे आपका एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, ठीक है। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मेरे तरीके में एंट्री स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिफाइन है। और आई थिंक के कैप्सूल स्ट्रेटेजी में भी स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया डिफाइन है। हाँ, प्रॉफिट बुक के टाइम पे आपका अगर ये जो आप कह रहे हैं ना CCI का क्रॉस डाउन, वो अगर प्रॉफिट बुक के टाइम पे अगर हो रहा है तो फिर आप निकल जाओ। वो तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट का बुक का क्राइटेरिया है ना, एग्जिट का क्राइटेरिया। हमारा स्टॉप लॉस में हमारा नॉर्मली EMA 7 होता है डे में और वीक में EMA 9 रहता है। हाँ, तो बस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो जो भी आपका तरीका है। जैसे आज मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस टाइम पे जो उसका EMA 7 का रेट है वो लिखा हुआ रहता है, EMA 7 की वैल्यू क्या है, EMA 9 की वैल्यू क्या है, उसको मैं अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलूं, मतलब आप ये कह रहे हैं। उससे नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, वो अभी मेरा काम ही नहीं है भाई। आपकी साइड वो देखिए क्या, ये जो है ना, ये आपका जो गोल्डन सीड है या कैप्सूल, इस पे आप समझो कि वो मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। उस पे तो भाई कोई जो वो स्ट्रेटेजी जानने वाला होगा वो बताए। मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग में आप मुझे पूछो, मैं आपको पहले से ही स्टॉप लॉस बता दूंगा कि ये स्टॉप लॉस है सर। ये तो आपको ये सीखना है ना। साबिर भाई, इनको मैं थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कर दूं अगर आप चाहें तो। हाँ कर दो, हाँ आप जरूर जवाब दीजिए उसको। जी, देखिए भाई, अब अगर आप शीट में काम कर रहे हैं या सनफ्लावर में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने अपने मुतादिद वीडियो में, बहुत ढेर सारी वीडियो के अंदर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आपको EMA 7 को या EMA 9 को फॉलो करना है और क्लोजिंग बेस के ऊपर करना है। मींस क्या करना है, अगर आप मार्केट क्लोज हो गई तो आप क्या करें, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है वो EMA 9 को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो टाइम फ्रेम पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास सनफ्लावर है तो वीकली के अंदर,
आपको सिर्फ सिंपल से क्या करना है, वो चार्ट को ओपन करना है। अगर EMA 9 का जो वहां पे प्राइस जो वहां पे नंबर दिखाई देगा, आप क्या करें, वो नंबर आप तो स्टॉप लॉस में लगा सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, और ये ऐसे डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। अगर अब प्राइस का मूवमेंट ऊपर रहेगा तो क्या होगा, आपका खुद ब खुद जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रिल होगा। ट्रिल तो मतलब आप समझते ही होंगे कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे EMA 9 ऊपर जाएगी। तो आप उसको क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आप नाइट में क्लोज होने के बाद या मार्केट आवर्स में तब भी आप क्या करें, जो EMA का 9 का जो वहां पे नंबर दिखाई देगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया सनफ्लावर और सीड के लिए। पाम के जी लिए जी डॉक्टर साहब ने कभी भी नहीं बोले हैं, लेकिन वो हिस्टोग्राम पे है। आप वो हिस्टोग्राम के बारे में आप जानते हैं, निगेटिव हिस्टोग्राम के ऊपर एग्जिट करना है। ओके, क्लियर हो गया आपका? जी इम्तियाज भाई, यही मैं बोल रहा था। अच्छा हुआ अच्छा, आपने कंफर्म कर दिया। हाँ तो मैं जी जी, यही बस मतलब स्ट्रेटजी अच्छा। अकॉर्डिंग मैं यही समझा था, एक आपने एक बता दो दिया, अब मिनट एकदम रुक जाइए। कंफर्म हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा रुकिए, मैं बीच में एक बात जो है वो करना थी, हमारे साहिल भाई ने भी बताया था। हाँ, एक चीज देखिए, ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इनिशियल रिस्क है ना, वो बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1-2% का कुछ लोग रिस्क लेके चलते हैं, तो वो भी फिर क्या होगा कि बार बार वो स्टॉप लॉस बचेगा। तो इनिशियल रिस्क को जो है वो मॉडरेट रखिए, कभी भी काम करें। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो, जैसा भाई रिस्क बहुत बड़ा है, 10% का, 15% का, तो फिर उसमें थोड़ा स्टॉक में वेट करो। इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो फेवरेबल नहीं रहेगा, फिर आपको 1:2 भी नहीं मिलेगा। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखो, रिस्क को बहुत छोटा भी नहीं रखना है और बहुत मतलब बड़ा भी नहीं रखना है ना। हाँ, पूछिए, अब किसी का क्वेश्चन था तो। जी सरकार रहे ये। हेलो जी जज़ाकल्लाह, ठीक हाँ है। बोलिए। जी सरकार रही है कि अगर मान लीजिए प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर कोई भी ट्रेड आदमी लेता है हाँ, तो 1% कैसे वो स्टॉप लॉस लगा के ऐसे लगाएगा 1%, 2%, जबकि मान लीजिए कैंडल के हिसाब से भी लेता है तो 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट का एसएल जाता है, उसमें टारगेट 15 हाँ पॉइंट, मैंने 20 पॉइंट जाता है। तो ऐसे तो फिर मान वही लीजिए कहा ना। अगर 25,000 लगाता है तो ऐसे ही साफ हो जाएगा।